कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल इकोनॉमिक्स 104 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन बाकी था और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने वहीं पे रोक दिया और जो कुछ क्वेश्चन बाकी था हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कुल शुद्ध उत्पादक का संकेत सही है। तो निम्न में कुल शुद्ध उत्पादक का संकेत सही है कौन है, तो वह है जीएनपी। क्या है दोस्तों, जीएनपी जो होता है वह शुद्ध उत्पाद का संकेत होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जीएनपी शुद्ध उत्पाद का संकेत होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जीएनपी इक्वल टू क्या होता है। तो आपको बताना है कि जीएनपी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। तो जीएनपी इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी। क्या होता है दोस्तों, सी प्लस आई प्लस जी इक्वल टू जीएनपी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, चार क्षेत्रीय प्रणाली को कहा जाता है। तो चार क्षेत्रीय प्रणाली को क्या कहा जाता है दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चार प्रणाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में चक्रीय प्रभाव की संग्रह धारण है। तो निम्न में चक्रीय प्रभाव की समग्र धारण है तो किसमें है, उपयुक्त सभी में। किसमें है दोस्तों, उपयुक्त सभी में। एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, इन सभी में क्या होता है, समग्र धारण होता है। क्या होता है दोस्तों, समग्र, चक्रीय प्रभाव का समग्र धारणा होती है इसमें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिक्षेत्रीय मॉडल में सम्मिलित है। तो त्रिक्षेत्रीय मॉडल में सम्मिलित क्या है दोस्तों, तो वो है घरेलू बचत और सरकार की निम्न कर। सरकार की जो निम्न कर होती है और घरेलू बचत जो होती है वही क्या होती है, क्षेत्रीय मॉडल में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है। तो एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या शामिल किया गया है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब व्यापारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, अर्थात हमारे यह तीनों सम्मिलित हैं एक बंद अर्थव्यवस्था में। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द्विक्षेत्रीय मॉडल में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि द्विक्षेत्रीय मॉडल में सम्मिलित नहीं है तो वह क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों, हस्तांतरण। हस्तांतरण सम्मिलित नहीं है। अब आपको बताना है दोस्तों y इक्वल टू क्या होता है। तो y इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो y इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी। ठीक, और y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी भी होता है, और y प्लस सी प्लस आई प्लस जी ये भी होता है। अर्थात a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a b c तीनों ऑप्शन क्या है, तो सही है। तो सही है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। यह कथन किसका है। आपको बताना है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। तो अब यह कथन किसका है दोस्तों, सेलिगमैन का है। किसका है, सेलिगमैन का यह कथन है दोस्तों। अगला हमारा मुद्रा मानव का वास्तव में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। यह कथन किसका है। तो आपको बताना है दोस्तों, मुद्रा मानव का वास्तव में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। तो किसका है दोस्तों, क्राउथर का। क्राउथर का यह कथन है कि मुद्रा मानव का वास्तव में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। तो यह क्या है, ये किसका कथन है दोस्तों, तो क्राउथर ने कहा था कि जो मुद्रा होती है वह मानव का महत्वपूर्ण आविष्कार है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि अन्य बातें सामान्य रहें तो मुद्रा का मूल्य उसकी मात्रा के विपरीत दशा में परिवर्तित होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, मार्शल का है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अन्य बातें सामान्य रहे तो वस्तुओं और सेवाओं में उसकी क्रय शक्ति समानुपाती कमी अथवा वृद्धि उत्पन्न करेगी, और इस तरह वस्तुओं की कीमतों में वेश की वृद्धि अथवा कमी होगी। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह है विक्सले का। किसका है दोस्तों, विक्सले का है। अगला, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो वह जन्मदाता कौन है दोस्तों, प्रोफेसर जमनजंती हैं। क्या है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के जन्मदाता हैं जमनजंती। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का वैज्ञानिक व परिष्कृत रूप प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया दोस्तों, प्रोफेसर इरविंग फिशर ने। किसने, प्रोफेसर इरविंग फिशर ने परिष्कृत रूप से प्रदान किया। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, साख मुद्रा के रूप हैं। साख मुद्रा के रूप हैं तो वो क्या है, चेक, प्रतिज्ञापत्र, ड्राफ्ट, उपयुक्त सभी। तो हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हमारे विकल्प क्या है, साख मुद्रा के रूप हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। तो कैम्ब्रिज के प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन है। तो कैम्ब्रिज के प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल हैं, रॉबर्टसन हैं, प्रोफेसर पीगू हैं। अर्थात तीनों लोग हैं, तो प्रयोग सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज समीकरण के आधार माना गया है। तो कैम्ब्रिज समीकरण को आधार माना गया है तो मांग एवं पूर्ति का, किस मतलब कैम्ब्रिज समीकरण का आधार माना गया है। तो किसको माना गया है दोस्तों, तो मांग व पूर्ति को ही क्या माना गया है, समीकरण का आधार माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक का मान होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणक का मान होगा। तो गुणक का मान क्या होगा, 0.5। याद रखिएगा, अगर 0.2 अगर गुणक का मान होगा तो सीमांत बचत की प्रवृत्ति 0.2 होगी तो गुणक का मान कितना होगा, 5.0। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो कौन सा उत्पाद जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो वो है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति बेचा गया पुराना मकान। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचा गया पुराना मकान जो है वह राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व उपभोग मूल्य को प्रभावित करता है? तो निम्न में से कौन सा तत्व उपभोग मूल्य को प्रभावित करता है? तो उपरोक्त दोनों मतलब आय और उपभोग की प्रवृत्ति, ये दोनों क्या करती है? उपभोग मूल्य को प्रभावित करती है। उपभोग की प्रवृत्ति जो होती है और आय जो होता है यह उपभोग मूल्य को प्रभावित करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर हैंसन ने उपभोग फलन को आधुनिक आर्थिक विचार की घटना कहा है? तो युगांतरी घटना कहा है। कौन सी घटना कहा है दोस्तों? तो युगांतरी घटना कहा है, युगांतरकारी घटना कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपभोग तथा आय फलन का सूत्र है? तो उपभोग तथा आय फलन का सूत्र है A/P। क्या होता है? A/P। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः आय बढ़ने पर उपभोग भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। सामान्यतः आय बढ़ेगा तो उपभोग श्योरली है कि बढ़ेगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सामान्यतः आय बढ़ने पर उपभोग क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, उपभोग फलनों को भी कहा जाता है। तो उपभोग फलनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उपभोग क्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उपभोग फलनों को क्या कहा जाता है? उपभोग क्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा को कार्य बताया है। तो प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा के कार्य को बताया है। तो क्या बताया है? मुद्रा के स्थैतिक कार्य, मुद्रा के प्रावैगिक कार्य। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी हमारे दोनों सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। यह परिभाषा किसकी है? ये अभी हम लोगों ने शुरू में मतलब इस वीडियो के शुरू में ही देखा था कि कह रहा था मुद्रा वह है जिसमें सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? प्रोफेसर सेलिगमैन का है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर सेलिगमैन का यह कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यह कथन किसका है? यंत्र शास्त्र में जो स्थान पहिया का विज्ञान में आग व राजनीतिक विज्ञान में मत का है, वही स्थान मानवीय आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। अर्थात यह कह रहा है दोस्तों कि जैसे यंत्र शास्त्र में पहिया, ठीक है दोस्तों, विज्ञान में आग और राजनीतिक विज्ञान में मत, व स्थानीय मानवीय आर्थिक में मुद्रा, यानी कि मानव जीवन में जो मुद्रा है ये इसका महत्व है। तो ये ऐसी बात किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? याद रखिएगा, क्राउथर ने कहा था कि जो यंत्र शास्त्र होता है उसमें पहिए का, और विज्ञान जो होता है उसमें आग का, और राजनीतिक विज्ञान में मत का, व स्थानीय मानवीय आर्थिक में जीवन में मुद्रा का। ठीक है, तो ये कथन किसका है? क्राउथर का है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख अर्थशास्त्री दवनजंती किस देश के निवासी थे? तो प्रमुख अर्थशास्त्री दवनजंती किस देश के निवासी थे? तो इटली के थे। किस देश के निवासी थे दोस्तों? इटली के। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों का विभाजन किया है। तो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों का विभाजन किया है। तो प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक क्या कार्य है दोस्तों? मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम। ये क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि उसमें पूछ रहा था कि मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? विनिमय और मापक उसमें दिया था, और इसमें दिया है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। अर्थात हमारे ए और बी दोनों सही होंगे, इसलिए उपयुक्त दोनों हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा के गौण कार्य हैं। तो मुद्रा के गौण कार्य क्या क्या है दोस्तों? मूल्य का संचयन, क्रय शक्ति का संचयन, भविष्य के भुगतानों का आधार। तो उपयुक्त सभी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी हमारा सही होगा। वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है। तो वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है दोस्तों, दोहरे सहयोग का अभाव, धन संग्रह की कठिनाई, वस्तु का अविभाज्य। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये भी डबल करके आ रहा है। हमने इस क्वेश्चन को पहले वीडियो में भी देखा था कि उसमें कह रहा था कि वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वस्तु विनिमय यह पुरानी व्यवस्था थी। उस समय वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती थी। अगर वस्तु में विभाज्य किया जाएगा तो उसमें वस्तु का विभाज्य नहीं हो पाता था। जैसे मान लीजिए अगर कोई जीव जंतु है, उसके बदले मैंने कुछ दे दिया, अगर जीव में विभाजित करना है तो मान लीजिए उसको काट के तो विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उस समय जो वस्तु विनिमय था उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती थी। वही पूछ रहा है कि वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, तो उपयुक्त सभी के कारणों से क्या होता है? वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द परचेइंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है दोस्तों? प्रोफेसर फीसर हैं। कौन है? प्रोफेसर फीसर हैं। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फीसर है, प्रोफेसर फीसर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म 1923 नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आपको बता दें हम,
तो ये जो पुस्तक थी दोस्तों, जो ए ट्रैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिफरेन 1923 नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये इसके लेखक कौन है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, बट इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, किन्स महोदय हैं। कौन है दोस्तों, किन्स, याद रखिएगा दोस्तों। ए ट्रैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिफरेन 1923 नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, किन्स, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मजदूरी में कटौती से कीमतें, ठीक है दोस्तों, मजदूरी में कटौती से कीमतें क्या होती हैं, कीमतें बढ़ती हैं या गिरती हैं या स्थिर रहती हैं, तो गिरती हैं दोस्तों। मजदूरी में कटौती से जो कीमतें होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, गिरती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किन्स रोजगार विश्लेषण आधारित है, तो व्याख्या क्या है, मतलब किन्स रोजगार विश्लेषण आधारित है, तो किस पर आधारित है दोस्तों, अल्पकालीन पर, अल्पकालीन पर किन्स रोजगार विश्लेषण आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर से के बाजार नियम की मान्यता है, तो प्रोफेसर से के बाजार नियम की मान्यता है अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र संचालन, पूर्ण प्रतियोगिता, आय प्रभाव में किसी प्रकार की रुकावट न होना, उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर से के नियम के प्रमुख आलोचक थे, तो प्रमुख आलोचक कौन थे दोस्तों, तो वो थे किन्स, किन्स जो थे वो प्रोफेसर से के प्रमुख आलोचक थे, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पिगू मंदी केला में बेरोजगारी के दूर करने की सलाह देते थे, तो सलाह देते थे मजदूरी घटने की। जैसे कह रहा है कि प्रोफेसर पिगू मंदी कला में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन सी सलाह देते थे, मजदूरी घटाने की सलाह देते थे। कौन सी सलाह देते थे दोस्तों, मजदूरी घटाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है, तो प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है किस पे, कुल मांग पर, ठीक है दोस्तों, कुल मांग की क्रियाओं पर, कुल पूर्तियों की क्रियाओं पर क्या निर्भर करता है, तो प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। किन्सवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं, तो किन्सवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। किन्सवादी रोजगार सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह कथन किसका है, जो कथन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह कथन किसका है, जेबी से का, किसका है दोस्तों, जेबी से का। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण शर्त है स्वतंत्र नीति, उसकी एक महत्वपूर्ण नीति क्या है दोस्तों, स्वतंत्र नीति। अगला हमारा क्वेश्चन है, संघर्ष बेरोजगारी होती है प्रतिष्ठित विद्वानों के अनुसार जब रोजगार संबंधी पूर्ण जानकारी न हो, ठीक है, श्रमिकों की अज्ञानता के कारण, अर्थात जो संघर्ष का बेरोजगारी होती है वो प्रतिष्ठित विद्वानों के अनुसार जब रोजगार संबंधी पूर्ण जानकारी न हो, श्रमिकों की अज्ञानता के कारण ही प्रतिष्ठित विद्वान के अनुसार यह बताया गया है कि संघर्ष बेरोजगारी होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द परचेजिंग, ठीक है, पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक फिशर ने कब प्रकाशित की। अब देखिए यहाँ पूछ रहा था कि द परचेजिंग पावर ऑफ मनी किस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो थे फिशर। अब कह रहा है कि द परचेजिंग पावर ऑफ मनी नामक पुस्तक फिशर ने कब प्रकाशित किया था, तो कब प्रकाशित किया था दोस्तों, 1911 में, 19 और 11 में 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके समीकरण में आर व के की गणना अत्यंत सरल है, तो किसके समीकरण में आर व के की गणना अत्यंत सरल है, तो कैम्ब्रिज के समीकरण में, ठीक है, जो कैम्ब्रिज समीकरण दिए हैं उसमें आर व के की गणना सरल है, अत्यंत सरल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैम्ब्रिज की आलोचना है, तो निम्नलिखित में से कौन कैम्ब्रिज की आलोचना है, तो वो है उपयुक्त सभी जो दिए गए हैं वो सारे कैम्ब्रिज के आलोचना है। जैसे वास्तविक आय आर पर बहुत अधिक बल, के तथा टी पर निश्चित मानना अनुचित है, व्यापार चक्रीय परिवर्तनों का व्याख्या करने में असफल, ये सारे उनके क्या हैं, आलोचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा बचत सिद्धांत के समर्थक किसने किया, तो मुद्रा बचत सिद्धांत के समर्थन किसने किया, तो प्रोफेसर क्राउथर ने। याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रा परिणाम सिद्धांत समूह के किस स्तर को मापता है, तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत समूह किस स्तर को मापता है दोस्तों, तो औसत स्तर को मापता है। किसका मापता है, औसत स्तर को मापता है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता का समर्थक कौन है, तो कैम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता का समर्थक हिग्स हैं। कौन है दोस्तों, हिग्स जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज मुद्रा सिद्धांत की विशेषता किस अर्थशास्त्री ने लिखी है, तो कैम्ब्रिज मुद्रा सिद्धांत की विशेषता किस अर्थशास्त्री ने लिखी है दोस्तों, तो हार्ट्रे ने लिखी है। याद रखिएगा दोस्तों, कैम्ब्रिज पुस्तक, ठीक है, कैम्ब्रिज मुद्रा सिद्धांत की विशेषता के अर्थशास्त्री ने लिखी है, तो हार्ट्रे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की मांग पर किस बात का प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा की मांग पर किस बात का प्रभाव पड़ता है, आय प्राप्ति की अवधि का। किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो आय प्राप्ति की अवधि का मुद्रा की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे विनिमय दर से मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय लगाया जाता है, तो वो है ए व बी दोनों, अर्थात विदेशी व्यापारी और स्वदेशी व्यापारी, ये दोनों क्या होते हैं, विनिमय दर से मुद्रा के मूल्य के अभिप्राय लगाए जाते हैं इन दोनों के माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आधारभूत किन्स के समीकरण के गुण हैं,
तो आधारभूत किंस के जो समीकरण के गुण हैं वो कौन कौन है? तो मुद्रा के स्थान पर अन्य तत्वों का समावेश पहला, और शाखा मुद्रा को महत्व, अर्थात उपयुक्त दोनों हमारे सही होंगे। वो दोनों हमारे क्या हैं? वो किंस समीकरण के गुण हैं। ठीक है, किंस के समीकरण के गुण हैं दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आधारभूत किंस के समीकरण के आलोचनाएं हैं। तो आधारभूत किंस के समीकरण की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं? तो व्यवहार में महत्वहीन और ब्याज दर के अधिक महत्व, ये दोनों क्या है? उनकी आलोचनाएं हैं। तो अर्थात सी हमारा सही होगा कि ए व बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है गुणक व्यक्त करता है। तो गुणक क्या व्यक्त करता है दोस्तों? विनियोग वृद्धि और आय वृद्धि के संबंध को। गुणक क्या व्यक्त करता है दोस्तों? तो विनियोग वृद्धि और आय वृद्धि के संबंध को ही गुणक व्यक्त करता है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है करापात का तात्पर्य है। तो करापात का तात्पर्य किससे है दोस्तों? कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। ठीक है दोस्तों, कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार ही क्या है? करापात का तात्पर्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जीवन दर्शन मूलतः अल्पकालीन दर्शन है, यह कथन किसका है? तो किसका है दोस्तों? प्रोफेसर सुमप पीटर का यह कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है जेबीसे का बाजार नियम लागू होता है। तो जेबीसे का बाजार नियम लागू होता है तो किसमें होता है दोस्तों? मुद्रा विनिमय पर और वस्तु विनिमय पर, दोनों विनिमय पर क्या लगता है? जेबीसे बाजार का नियम लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो उपरोक्त हमारे दोनों क्या होंगे? सही होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जेम्स ड्यूजनबर्री के विचार में किसी दिए गए समय पर उपभोग क्या होता है? तो पिछली आय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो वो पिछली आय पर निर्भर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि पूंजी की सीमांत क्षमता MEC, ठीक है, ब्याज दर से अधिक है तब विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो प्रभाव यह पड़ेगा कि अनुकूल रहेगा। ठीक है दोस्तों, MEC जो है यानी कि पूंजी की सीमांत जो क्षमता है उस पर ब्याज की दर से अधिक, तब विनिमय पर क्या प्रभाव होगा? तो वो अनुकूल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? याद रखिएगा MPC और MPS इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 और APC इक्वल टू APC प्लस APS इक्वल टू 1, अर्थात उपयुक्त दोनों हमारे सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फिलिप्स किस देश के निवासी थे? आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिलिप्स किस देश के निवासी थे। तो किस देश के निवासी थे दोस्तों? आप बता सकते हैं इंग्लैंड के निवासी थे। कौन? फिलिप्स थे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यह कथन किसका है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी बढ़ने के दर के बीच विपरीत संबंध होता है? ये बात फिलिप्स ने ही कही थी कि जो बेरोजगारी का दर और मुद्रा की मजदूरी बढ़ने के दर के बीच जो संबंध होता है वो कैसा होता है दोस्तों? वो विपरीत होता है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो फिलिप्स ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा शाख नियंत्रण का मौद्रिक उपाय है। तो शाख नियंत्रण का मौद्रिक उपाय क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति। याद रखिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति शाख नियंत्रण मौद्रिक उपाय है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन स्फीत का खोज सिद्धांत दिया? तो स्फीत का खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था दोस्तों? तो वो दिया था फ्लैप्स ने दिया था स्फीत सिद्धांत का नियम। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों बेरोजगारी एवं स्फीत में फिलिप्स वक्र का संबंध है। तो बेरोजगारी एवं स्फीत में फिलिप्स वक्र का संबंध है तो किससे संबंध है दोस्तों? विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है दोस्तों? विपरीत संबंध है। स्फीति प्रारंभ होने से पहले मुद्रा प्रसार उत्पादन द्वारा कार्य करता है। तो स्फीति प्रारंभ होने से पहले मुद्रा प्रसार उत्पादन द्वारा कार्य करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? फ्रीडमैन का है। किसका है दोस्तों? फ्रीडमैन का यह कथन है। समस्त मांग में कौन खर्चे शामिल होते हैं? तो समस्त मांग में कौन से खर्चे शामिल होते हैं दोस्तों? उक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी खर्चे शामिल होते हैं, जैसे उपभोग, निवेश, सरकारी खर्चा। ये तीनों क्या है? समस्त मांग के कौन से खर्चे शामिल होते हैं? तो ये तीनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में स्फीति की वास्तविक प्रक्रिया बताया? तो निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में स्फीति की वास्तविक प्रक्रिया को बताया? तो हेंसन ने बताया कि वास्तविक प्रक्रिया बताया कि अर्थव्यवस्था में स्फीति की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में कौन लागतजन्य स्फीति का कारण है? तो लागतजन्य स्फीति का कारण है तो वो कौन सा कारण है दोस्तों? कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, लाभजन्य स्फीति, मजदूरी का दर बढ़ना। अर्थात यह तीनों हमारे कारण होंगे कि जो लागतजन्य स्फीति का कारण क्या है? तो ये तीनों होंगे, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लागतजन्य तथा मांगजन्य के अंतर करना असाध्य, अप्रासंगिक अथवा निरर्थक है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो मैकले का है। किसका है दोस्तों? मैकले का है। याद रखिएगा, मैकले का यह कथन है कि लागतजन्य तथा मांगजन्य के अंतर करना असाध्य, अप्रासंगिक अथवा निरर्थक है। तो यह है मैकले का है।
ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है मूल्य बढ़ावा स्फीति का सिद्धांत किसका है। तो मूल्य बढ़ावा स्फीति का सिद्धांत किसका है दोस्तों, तो एकले का है। याद रखिएगा दोस्तों, एकले का यह सिद्धांत है कि मूल्य बढ़ावा स्फीति का सिद्धांत एकले का है। अगला हमारा क्वेश्चन है किन्स का रोजगार सिद्धांत, ठीक है, किन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है, तो वह आपातकालीन है। क्या है दोस्तों, जो किन्स का रोजगार सिद्धांत है वो कैसा है, तो वो आपातकालीन है। याद रखिएगा दोस्तों, जो किन्स ने रोजगार सिद्धांत दिया है वो कैसा है, आपातकालीन है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का कारण है। तो आपको बताना है कि किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो कुल मांग में कमी। कुल मांग में जो कमी होती है दोस्तों, वही किन्स के अनुसार क्या है, उत्पादन और बेरोजगारी में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है, कुल मांग में कमी आ जा रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसी वीडियो में कि MPS प्लस MPC = 1 होता है। ठीक है दोस्तों, न कि MPS और MPC होता है। पहले MPS होगा फिर प्लस MPC होगा =1 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है कि MPS प्लस MPC = 0। अगर यही एक रहता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता, लेकिन =0 दिया है तो ऑप्शन हमारा ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि MPS प्लस MPC = 1 होता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग वहाँ निर्धारित होता है जहाँ क्या होता है दोस्तों, कुल मांग = कुल पूर्ति होती है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, कुल मांग = कुल पूर्ति होगी तभी आप क्या होगा, ये मांग निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार बताया गया है कि कुल मांग = कुल पूर्ति निर्धारित होती है, तो ये किन्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो कह रहा है दोस्तों यदि पूंजी की सीमांत क्षमता की तुलना में ब्याज का दर कम हो तो विनियोग में क्या होगा, संतुलन होगी। क्या होगा दोस्तों, संतुलन होगी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूंजी की सीमांत क्षमता की तुलना में ब्याज का दर कम हो तो विनिमय में क्या होगा दोस्तों, संतुलन होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंज द्वारा दिए गए उपभोग फलन सिद्धांत का सुधारा गया। तो कह रहा है कि केंज द्वारा दिए गए उपभोग फलन सिद्धांत को सुधारा गया, तो किसके द्वारा सुधारा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रीडमैन द्वारा, ड्यूजेनबरी द्वारा, ठीक है दोस्तों, मोडिगालियानी द्वारा, ठीक है, मोडिगालियानी द्वारा और ड्यूजेनबरी द्वारा, फ्रीडमैन द्वारा। तो अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा क्या किया गया था, जो केंज द्वारा दिए गए उपभोग फलन सिद्धांत था उसमें सुधार किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से निम्न में से कौन रोकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उपभोग रोकता है। तो जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता है दोस्तों, उपभोग रोकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोफेसर किन्स ने विनियोग कितने प्रकार का बताया है। तो जो विनियोग होता है प्रोफेसर किन्स के अनुसार वह कितने प्रकार के बताए हैं दोस्तों, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, वित्तीय विनियोग और वास्तविक विनियोग। याद रखिएगा दोस्तों, किन्स के विनियोग कितने प्रकार बताया है, तो 2 प्रकार का बताया है, वित्तीय विनियोग और वास्तविक विनियोग। ठीक है दोस्तों, तो उपरोक्त दोनों हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विनियोग के प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये पूछ रहा था कि विनियोग के कितने प्रकार बताया गया है, तो वित्तीय विनियोग और वास्तविक विनियोग, और यहीं पर पूछ दिया है कि विनियोग के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होता है स्वायत्त विनियोग और प्रेरित विनियोग। ठीक है दोस्तों, स्वायत्त विनियोग और प्रेरित विनियोग, ये भी उसके प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएगी, यह कथन है। तो किसका कथन है दोस्तों, कि यह लेटसी का है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, लेटसी का कथन है। उसने कहा था कि आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है स्फटिक अंतराल के समाप्त किया जाता है, तो क्या, बचतों का बढ़ाकर। किसको, बचतों को बढ़ाकर हमारा स्फटिक अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बचतों को बढ़ाकर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का संकुचन का कारण है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा संकुचन का कारण है। तो उपरोक्त सभी हमारे जो है वो क्या है, मुद्रा संकुचन के कारण है। जैसे मुद्रा की मात्रा में कमी करना, मुद्रा प्रसारण पर नियंत्रण करना, सरकार द्वारा जनता में ऋण लेना, ये सारे हमारे क्या हैं, मुद्रा संकुचन के कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है स्फीति सदैव और स्वतंत्र एक मौद्रिक घटना है जो कुल उत्पादन की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा में अधिक तीव्र विस्तार के साथ उत्पन्न होती है। तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों, फ्रीडमैन ने कहा था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसने कहा है कि स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना है। तो किसने कहा था दोस्तों कि स्फीति एक सदैव मौद्रिक घटना है, तो फ्रीडमैन ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना है, तो फ्रीडमैन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि
निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति का प्रकार है? तो आपको निम्नलिखित में से बताना है कि कौन मुद्रास्फीति का प्रकार है। तो वह है तीनों: चलन स्फीति, साख स्फीति, मांग प्रोत्साही स्फीति, उक्त सभी। अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि उपरोक्त सभी उसके प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति का अन्य नाम नहीं है? आपको बताना है कि जो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है कि जो मुद्रास्फीति का अन्य नाम नहीं है। तो वो है अनुस्फीति। ठीक है दोस्तों, यही उसका क्या है, अन्य नाम नहीं है। बाकी दौड़ती हुई स्फीति, मंद अथवा रेंगती स्फीति, चलती हुई स्फीति, ये सारे उसके नाम हैं, बट अनुस्फीति ही क्या है, उसकी अन्य नाम नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्फीति अंतराल का सर्वप्रथम किसने धारण की थी? तो स्फीति अंतराल की सर्वप्रथम किसने धारणा दी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, किन्स ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्फीति अंतराल की सर्वप्रथम किसने धारणा दी थी? तो किन्स महोदय ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्स के वास्तविक शेष समीकरण हैं? तो आपको बताना है कि जो किन्स के वास्तविक शेष समीकरण है वो क्या है। तो वो है P=n/k+r_k। ठीक है दोस्तों, P=n/k+r_k, ये क्या है, किन्स के वास्तविक शेष समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुद्रा का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है कि मुद्रा का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है। तो मांग पूर्ति से। जो मुद्रा का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? तो मांग पूर्ति से। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत का कैम्ब्रिज समीकरण क्या है? तो कैम्ब्रिज समीकरण क्या है दोस्तों? P=m/kr। क्या है दोस्तों? P=m/kr है। ठीक है दोस्तों, याद रख। तो ये था हमारे कौन, कैम्ब्रिज समीकरण का ये समीकरण क्या था? P=m/kr। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के पेपर में 11 तारीख जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा उस पेपर के दृष्टिकोण से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इस लगभग हमने 100+ क्वेश्चन देखे थे। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से वो आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसका जो अगला पार्ट है इकोनॉमिक्स का अगला पार्ट जो है 105 जो है इको 105, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।